नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात होगी जनता घबराई, कानून व्यवस्था चरमराई। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। दरअसल प्रदेश में आए दिन लूट, डकैती, रेप और गैंगरेप और मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक दुष्कर्म के मामलों में उत्तराखंड पहाड़ी राज्यों में टॉप पर है और प्रदेश में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में स्थिति ये हो गई है कि विपक्ष के साथ साथ अब सत्ता पक्ष के नेता भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि मैं अनुभव कर रहा हूं कि जिन कामों में पुलिसिंग होनी चाहिए, पुलिस उसके इतर कामों में लगी हुई है। हरिद्वार में दिन दहाड़ी डकैती चिंता का विषय है। पुलिस का डर बदमाशों में दिखना चाहिए, जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है और उत्तराखंड के लोग अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान ने भाजपा की चिंता को बढ़ा दिया है। इस बीच राज्य में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि यह बेहद गंभीर मसला है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश भर में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि अधिकांश मामलों में भाजपा के नेता ही अपराध में लिप्त हैं और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष और भाजपा नेता मुकेश बोरा पर महिला कर्मचारी से दुष्कर्म का आरोप है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा सल्ट भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवत बोरा किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। ऐसे दर्जनों भाजपा नेता हैं जिन पर आरोप लगे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों उत्तराखंड में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की शांतिवादियों में अपराध का जहर घुलता जा रहा है। आए दिन अपराधों की बढ़ती संख्या शांतिवादियों के इस प्रदेश में चिंता बढ़ा रहे हैं। आलम यह है कि महिला अपराधों के मामले में उत्तराखंड 9 पहाड़ी राज्यों में टॉप पर है। बढ़ते मामले सरकार की चिंता को बढ़ा रहे हैं। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। बैठक में हरिद्वार में ज्वेलरी शॉप में हुई करोड़ों रुपए के डकैती मामले के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के पेच कसे हैं। उन्होंने राज्य में अपराध की बढ़ती घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। कानून व्यवस्था हमारे लिए बहुत हमारी प्राथमिकता है। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों ही हमारी प्राथमिकता में रहा है और लव जिहाद और डेमोग्राफिक चेंज जैसे मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर पूरी सक्रियता से और संवेदनशीलता से और त्वरित रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कहीं भी लव जिहाद या इस प्रकार की जो भी घटनाएं जहां भी आ रही है, वहां पर प्रशासन को, पुलिस को कहा गया है कि सख्ती से उस पर कठोरता से काम करें। देखिए, राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज नजर नहीं आ रही है। आए दिन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनकी जघन्य तरीके से हत्या हो रही है। आए दिन लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं, डकैती की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कानून व्यवस्था कहीं धरातल पे नजर नहीं आ रही है। पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है और पुलिस का जो इस्तकबाल होना चाहिए था वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। अपराधियों में पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं रह गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपराधियों के साथ पुलिस प्रशासन की साठगांठ नजर आ रही है। आप देखिए, बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में आज तक वीआईपी के नाम का पता नहीं लगा और मंत्री ने बेशर्मी से सदन में बयान दिया कि कमरा ही वीआईपी है। पुलिस के अधिकारी भी यही बयान देते नजर आए, तो अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद नहीं होंगे। देहरादून में रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में 20 करोड़ की डकैती हुई, आज तक डकैती का माल बरामद नहीं हुआ। और फिर से हरिद्वार में आपने देखे कि 5 करोड़ की डकैती ज्वेलरी शोरूम में हो गई। अपराधियों के हौसले बुलंद है। बाबा तरसेम सिंह जी की हत्या दिन दहाड़े हुई और सैकड़ों किलोमीटर तक आधुनिक हथियार लेकर के अपराधी गए। मैं ये अनुभव कर रहा हूं कि पुलिस की जो ड्यूटी है, जो उनकी पुलिसिंग है, वो जहां होनी चाहिए उसके इतर कहीं और काम में पुलिस लगी हुई है।
और इसलिए मैंने ये बात उठाई थी। आज मैंने हरिद्वार के जो एसएसपी हैं उनसे बातचीत की है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि हम बहुत जल्दी उन अपराधियों को पकड़ लेंगे। उन्होंने कुछ गिरोहों पर शक भी प्रकट किया है, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप इसको करिए और ये स्थिति ठीक नहीं है। और मैं समझता हूं कि अभी 2 साल पहले लगभग जब राष्ट्रपति देहरादून में आई थी उसी दिन, और वो भी बिल्कुल सुबह 11 बजे के करीब, 10 बजे के करीब एक बहुत बड़ी डकैती देहरादून में हुई थी। उसमें जो अखबारों के माध्यम से मीडिया में जो खबर आई थी वो भी कई करोड़ रुपए की डकैती बताई गई। तो इस तरह की दिन दोपहर और इस तरह की घटनाएं होना ये उत्तराखंड के लिए हमारे लिए काफी चिंता का विषय है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पुलिस को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं बदहाल कानून व्यवस्था पर राज्य में सियासत गरमा गई है। कांग्रेस की ओर से लगातार सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी इस संबंध में शीघ्र ही एक बड़ी मुहिम शुरू करने जा रही है। इसके तहत 5 लाख महिलाओं के हस्ताक्षर युक्त पत्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजे जाएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि अधिकांश मामलों में भाजपा के नेता ही अपराध में लिप्त हैं और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष और भाजपा नेता मुकेश बोरा पर महिला कर्मचारी से दुष्कर्म का आरोप है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा सल्ट भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवत बोरा किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं और ऐसे दर्जनों भाजपा नेताओं पर आरोप है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तो हाथों की उंगलियां भी खत्म हो गई, इतने अपराध हो चुके हैं। एक पखवाड़े में अगर दर्जन भर से ज्यादा दुष्कर्म, और उन दुष्कर्मों में भी 90% से ज्यादा नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म, तो आप सोच सकते हैं कि समाज किस ओर जा रहा है और खास करके उत्तराखंड किस ओर जा रहा है। हम आज इस मुहाने पर पहुंचे कैसे, ये एक यक्ष प्रश्न है। इसलिए क्योंकि इस पूरे कांड को खाद और पानी दे रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दे रहा है। जब आप बृजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद जैसे लोगों को संरक्षण देंगे तो आप जो है पूरे पुलिस प्रशासन को और पूरे अपने कार्यकर्ता कैडर को एक संदेश देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों की संरक्षक है, और जहां अपराधियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। बड़े बड़े अपराध आप देखिए, मंत्री ने सरेआम सड़क पर पीटा एक कार्यकर्ता को, कुछ नहीं हुआ। एक विधायक ने सरेआम बुलडोजर चला दिया, कोई कुछ बाल बांका उसका नहीं होता। और इसमें कहीं ना कहीं गोदी मीडिया का भी है कि गोदी मीडिया से ही दुष्कर्म होता है या कोई अपराध होता है उसमें धर्म खोजने लगता है। देखिए, ऐसा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप देख रहे हैं कि जितना समय हमने पिछले कार्यकाल में भी और अब भी जितना कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। और ये इस बात की गारंटी है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, हमारा शासन प्रशासन बहुत बेहतरी से काम कर रहा है। और जितनी भी वारदातें हो रही हैं, देखिए हमारी सरकार का साफ निर्देश है कि जो दोषी हैं उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये साफ हिदायत माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से दी गई है। और जो विपक्ष है वो इस पर राजनीति ना करे, क्योंकि इस तरीके के जो संवेदनशील मुद्दे हैं उन पर राजनीति करना मुझे लगता है कि बिल्कुल सही नहीं है। कानून व्यवस्था को और लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और हमारी सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है। भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है। भाजपा के शासन काल में यदि यहाँ पर राष्ट्रपति आते हैं तो दिन दहाड़े जो है चोरी हो जाती है, दिन दहाड़े डकैती पड़ जाती है देहरादून में। हाल का मामला आप हरिद्वार का देखिए, 20 शहर के बीच में जो है ज्वेलर्स की दुकान लूट जाती है, पुलिस बगल में है, अपराधी भाग जाते हैं, बाद में लकीर पीटते हुए दिखते हैं। मेरा कहने का मतलब है ये कैसा राज्य भाजपा चला रही है। अंकिता मरती है तो भाजपा का हाथ आता है। ऋषिकेश के अंदर योगेंद्र डिमरी पिटते हैं तो उसको जो है गैंगस्टर जिस पर लगी होती है वो व्यक्ति अपराधी उसको मारता है। पुलिस उन्हीं पिटने वालों के ऊपर मुकदमा लगा देती है ये कहकर कि उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने हमारी महिलाओं को छेड़ा। मैं पूछना चाहता हूं, एक सामाजिक पत्रकार जो समाज के बीच में माफियाओं की गुंडागर्दी को खुलासा कर रहा है, ऐसा व्यक्ति क्या किसी की महिला को छेड़ सकता है? मेरा कहने का मतलब है उत्तराखंड के अंदर एक बड़ी गलत प्रैक्टिस चल गई है कि सरकार के इशारे में पुलिस का सहारा लेकर
अपराधियों को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड के मूल निवासी जो उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे हैं, मैं बात योगेश डिमरी की कर रहा हूं, उसके ऊपर मुकदमा लगना 4 आदमियों के साथ में, यह बताता है कि पहाड़ियों को पुलिस के दम पर डराया धमकाया और मुकदमों से डराया जा रहा है। यही परिणाम है कि उत्तराखंड के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि राज्य का पुलिस प्रशासन पर कई मामलों में कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन जो तत्परता समय रहते दिखानी चाहिए और जो व्यवस्था होनी चाहिए उसमें काफी कमी दिखाई दे रही है। वहीं प्रदेश में अपराध इस कदर तक बढ़ गया है कि खुद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने पड़ रहे हैं। देखना होगा राज्य की कानून व्यवस्था में कब सुधार देखने को मिलता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। देवभूमि के दंगल में इसी पर विस्तार से करेंगे बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में है। कमलेश रमन जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। शिषपाल सिंह बिष्ट जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। और मीनाक्षी घड़ियाल जी हमारे साथ में है, केंद्रीय प्रवक्ता है यूकेडी की ओर से। उदित घड़ियाल जी हमारे साथ में है, समाज सेवी हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं कमलेश रमन जी के साथ में। कमलेश जी, आप कहती हैं कि आपकी डबल इंजन की सरकार है, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है और सब राम राज्य है, लेकिन मैडम आपके ही पार्टी के नेता और नेता नहीं खुद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अगर सवाल उठा रहे हैं तो मुझे लगता है जवाब आपको बहुत जल्दी देना चाहिए और बिल्कुल राजनीति से परे होकर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जितने भी मामले इस वक्त उत्तराखंड के अंदर हो रहे हैं, उत्तराखंड में नहीं बल्कि अन्य और राज्यों में भी हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा गंभीर और बहुत ही संवेदनशील मुद्दे हैं। और इन मुद्दों में हमारी जो जिन बहनों के साथ, जिन बेटियों के साथ इस तरह की आपराधिक घटनाएं घट रही है, या अन्य और भी जो प्रकरण अभी जो मैं देख रही थी, वो बाकी और चीजें भी, चाहे उसमें एक ज्वेलरी की शॉप पे लूट का मामला हो, ये तमाम एक ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ही संगीन और गंभीर हैं, जिनके लिए सरकार बिल्कुल संजीदा के साथ में काम करने की पूरी कोशिश कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि ऋषिकेश में जितनी तमाम पूरी उनकी जो एसओजी थी उनको हटाने का काम किया, उनको अन्यत्र दूसरे स्थानों पर भेजने का काम किया, निलंबित करने का काम किया। और अब उस पूरे प्रकरण को लेकर ही नहीं बल्कि पूरे ऋषिकेश, जितनी पूरी देहरादून की पूरी बेल्ट आती है, यहाँ से हमारे जो एसएसपी है वो यहाँ से उसको मॉनिटरिंग करेंगे और वो देखने का काम करेंगे, क्योंकि जो गलत काम करेगा वो कोई भी हो, वो किसी भी दल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस का है, यूकेडी का है, सपा का है, बसपा का है, किसी का भी हो, दोषी सिर्फ दोषी होता है, वो कोई भी दोषी हो, और दोषी को सजा मिलनी ही चाहिए। और उसमें हम सबको भी मिलकर के साथ देना चाहिए, उसमें खड़े होकर के कि दोषी को सजा मिलनी चाहिए। अब वाकई ऐसे जो दोषी होते हैं उनके लिए सरकार जितने भी इंतजाम करे, मुझे लगता है कम ही है। जैसे कि अभी देखा होगा आपने, दंगा विरोधी कानून इतना बड़ा पुष्कर सिंह धामी जी ने बनाने का काम किया, इतने सारे जो कानून लाने का काम किया, उसके बावजूद भी अगर ऐसे लोग इस तरह की मानसिकता लेकर के सड़क पर उतरते हैं और गलत काम करने का काम करते हैं, तो मुझे लगता है उनके लिए कुछ और ऐसे प्रावधानों की आवश्यकता है कि उनको बिल्कुल तत्काल प्रभाव से इस तरह की सजाओं का प्रावधान होना चाहिए कि दोबारा दूसरा व्यक्ति भी अगर सोचे इन चीजों को करने के लिए तो वो भी घबराए, उसके मन में भी ऐसी दहशत हो कि वाकई अगर मैंने ऐसा कहीं कोई हरकत कर दी, चाहे किसी की छेड़ का मामला हो, चाहे रेप का मामला हो, चाहे महिलाओं से संबंधित हो, हमारी बेटियों से संबंधित हो, चोरी से संबंधित हो, भ्रष्टाचार से संबंधित हो, किसी भी चीज से संबंधित हो। क्योंकि मैंने कहा कि इस समय हम लोगों को राजनीतिक दलगत से ऊपर उठ के, क्योंकि कोई भी एक ऐसी मशीन हमारे पास नहीं है जिससे हम ये जान पाए कि सड़क पे राह चलता हुआ व्यक्ति किस मंशा से सड़क पर घूम रहा है, वो कब क्या कांड कर दे। तो मुझे लगता है कि अगर उसके बाद की घटनाओं में अगर सरकार उसे बचाने का काम करती है, उसे संरक्षण देने का काम करती है, तो सरकार दोषी होती है। लेकिन अगर सरकार उसे संरक्षण न देकर के जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करती है और उसे सजा देने का काम करवाती है, तो मुझे लगता है कि सरकार की फिर मंशा बिल्कुल साफ है। सरकार यही करना चाहती है कि दोषी कोई भी हो, अगर वो हमारी पार्टी का भी है तो वो जेल की सलाखों के पीछे होगा, उसको संरक्षण देने का कोई काम नहीं होगा। आपने देखा होगा, चाहे रुद्रपुर का मामला हो, चाहे आपका दूध वाला मामला हो, कोई भी मामला ऐसा हो जिसमें अगर किसी भी दल से कोई संबंधित कोई नेता, कार्यकर्ता या कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक विकृति, जो एक मानसिक विकृति को लेकर के लोग घूमते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, उसको सजा देने का काम सरकार और पुलिस प्रशासन का है। मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन को और कठोरतम इस तरह के दिशा निर्देश अपने देते चाहिए शासन को। जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर कोई दंगा करेगा
अगर कोई दंगा करके लोगों को परेशान करने का काम करेगा या इस तरह से दंगाई जो गलत काम करने का काम करेंगे, उनके खिलाफ कड़ाई से सख्ताई से कानून का प्रयोग करे, डंडे का बल भी करना पड़े तो वो भी करने का काम करे। तो मुझे लगता है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से दिशा निर्देश दिया, बहुत ही कठोरतम और वो दिशा निर्देश है। मुझे लगता है कि अब शासन प्रशासन शायद इसमें और ज्यादा अपनी तेजी लाएगा काम करने में, क्योंकि जिस तरीके से कोई भी प्रकरण आपने घटता हुआ देखा, जो भी घटा हो, चाहे आईएसबीटी का मामला हो, रुद्रपुर का मामला हो, तमाम जितने भी जो मामले हैं, चाहे चोरी डकैती का मामला हो, जिसमें अभी बाकायदा उन्हें पकड़ने का आपको दिखाई देगा कि वो बहुत जल्दी जेल की सलाखों के पीछे होंगे, जिन्होंने हरिद्वार में वहां उस घटना को अंजाम देने का काम किया, और या जिसने हमारे पत्रकार भाई के साथ इस तरह की घटना करने का काम किया। क्योंकि मीडिया हमारा चौथा जो लोकतंत्र जिसको हम कहते हैं स्तंभ का काम करता है, अगर हमारे उस भाई के साथ भी इस तरह की घटना काम करने का उन्होंने काम किया है तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। और चाहे जिसने वहां पर कूद करके अपनी जान देने का काम किया हरिद्वार में, जो वो कूदा है, चाहे वो तस्करी करता था, चाहे वो कुछ भी करता था, अगर उसमें पुलिस वाले सम्मिलित पाए जाते हैं तो मुझे लगता है कि पुलिस को भी सजा मिलने का काम होगा। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी को भी संरक्षण देने का काम करेगी, बल्कि जेल की सलाखों के पीछे उनको पहुंचाने का काम करेगी और सजा दिलवाने का भी काम करेगी। जी ठीक है, लेकिन देखिए कमलेश जी, आप मैं ठीक कह रही हैं कि सजा दिलवाने का काम किया जाएगा, लेकिन ये सुनिश्चित करना भी तो आपकी जिम्मेदारी है कि कम से कम आप जो बात अब तक कहती आई कि हम सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वो कैसे हो पा रहा है? कानून व्यवस्था पर इतने सारे सवाल आपके बड़े नेता उठा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए ठीक है, आपके पास लौटेंगे। कमलेश रमन जी के बाद में शिषपाल सिंह बिष्ट जी के पास में जाएंगे, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका आज हमारी चर्चा में। शिषपाल जी, ये क्या हो रहा है? त्रिवेंद्र जी खुद कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात हो गई। देखिए गरिमा जी, राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज कहीं भी नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। सरकार को भी और पुलिस प्रशासन को हम चेताने का काम कर रहे हैं, जगाने का काम कर रहे हैं कि बेटियों के साथ इस राज्य में लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही है और उनकी हत्याएं भी कई मामलों में आप देख रहे हैं कि हो रही है। लेकिन जो है पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। भाजपा की प्रवक्ता अभी कह रही थी कि राज्य में सब कुछ अमन चैन है। जैसे ही अमन चैन की बात करते हैं वैसे ही देखो कि आप हरिद्वार में ज्वेलरी शोरूम में 5 करोड़ की डकैती हो गई, और जो राजधानी देहरादून में 20 करोड़ की डकैती भी थी पुलिस मुख्यालय के बगल में, सचिवालय के बगल में, आज तक उसका माल बरामद नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि हर घटना का पर्दाफाश हो रहा है। और जिस तरीके से आप देखिए कि अल्मोड़ा के जो है सल्ट में एक 14 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुराचार हुआ, उसमें भाजपा का मंडल अध्यक्ष जो है संलिप्त पाया गया और पूरा मामला दबाने का प्रयास हुआ। विपक्ष ने उसको पुरजोर तरीके से उठाया, तब जाकर के तो उसमें एफआईआर दर्ज हुई। और हल्द्वानी में आप देख लीजिए मुकोस्पोरा का मामला, जो दुख संघ के अध्यक्ष हैं उन पर जो है महिला से 3 साल से दुराचार करने का आरोप है, और वो शिकायत पीड़िता एक थाने से दूसरे थाने तक 2 दिन धक्के खाती रही। जब जो है हमारे संज्ञान में ये मामला आया, हमने पूर्ण तरीके से उसको उठाया, तब जाकर के तो एफआईआर दर्ज हो रही है। तो राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज कहीं नजर नहीं आ रही है। भले ये दावे करते हैं, जिस दिन भी ये दावे करते हैं, याद होगा आपको गरिमा जी, जब 20 करोड़ की डकैती राजधानी देहरादून में पड़ी थी रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में, मुख्यमंत्री जी ने तब भी जो है कानून व्यवस्था की समीक्षा की थी। जब अंकिता भंडारी प्रकरण हुआ था, जब वहां पर जो है सबूतों को मिटाया गया, रात को बुलडोजर चला, उसके बाद भी जब विपक्ष ने इस मामले को उठाया तब जो है कानून व्यवस्था की समीक्षा हुई थी। तो ऐसी समीक्षा का क्या फायदा जिसका असर अधिकारियों पे न हो, जिसका असर धरातल पे न दिखाई दे। आपने देखा कि गुरु नानक मत्ता गुरुद्वारे के जो मुख्य कर्ता धर्ता थे बाबा तरसेम सिंह जी, उनकी हत्या चुनाव के दौरान हुई, लोकसभा चुनाव के दौरान, जब चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था थी, हर किलोमीटर पर गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी, लेकिन आधुनिक हथियार लेकर के अपराधी जो है नानक मत्ता गुरुद्वारे पहुंच जाते हैं, बाबा तरसेम सिंह जी की हत्या 3 दहाड़े करते हैं और मजे से चले जाते हैं। और पुलिस जो है हाथ पे हाथ धरे बैठती है। आईएसबीटी की बात अभी कर रही थी। आईएसबीटी इस राजधानी का मेरे हिसाब से सबसे सुरक्षित इलाका है, जहां 24 घंटे गाड़ियों की, लोगों की आवाजाही है। पुलिस चौकी बगल में है, लेकिन एक नाबालिग बेटी के साथ 5 लोग रात भर गैंग करते हैं और पुलिस को कानों कान खबर नहीं होती। तो ऐसी कानून व्यवस्था का हमने क्या करना। और ऋषिकेश में जो हमारे जो है वरिष्ठ पत्रकार योगेश डिमरी जी के साथ हुआ, वो बताइए आप कितना जघन्य है
शराब माफियाओं की करतूत का खुलासा करने के लिए वो वहां पर गए थे। लगातार पुलिस प्रशासन को भी घटना से अवगत करा रहे थे कि यहाँ जो है शराब माफिया धड़ल्ले से जो है शराब बेच रहे हैं। और ऋषिकेश तो धर्म नगरी है, आपको पता, वहां तो जो है पूर्ण प्रतिबंध है शराब के कारोबार पर। अब ये बात तो साफ होगी कि शराब माफिया हावी है और जो है वो हमले भी कर रहा है हमारे निर्दोष पत्रकारों पे। और पुलिस ने क्या कार्रवाई की गरिमा जी, पुलिस की मौजूदगी में हमला हो रहा है और पुलिस पत्रकारों को गिरफ्तार कर रही है, पत्रकारों के खिलाफ ही जो है उल्टे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो ऐसी कानून व्यवस्था है इस राज्य के अंदर, आप बताइए। भले ये कितने बड़े बड़े दावे करें, लेकिन धरातल पर आप देख लीजिए, अगर हमारे पत्रकार साथी, मीडिया के साथी सुरक्षित नहीं है तो कैसे वो घटनाओं का पर्दाफाश करेंगे, जो है घटनाओं को सामने लाएंगे। क्योंकि अब तो वो भी सुरक्षित नहीं है, उनकी सुरक्षा का भी अब बड़ा खतरा है। उनको भी जो है मुझे लगता है कि सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए, उनकी जान माल की रक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए। और कल तो जो घटनाक्रम ऋषिकेश में हुआ, एम्स में हुआ, वो बड़ा ही शर्मनाक था। जो है योगेश डिमरी जी का जबड़ा टूटा हुआ है, उनका पैर जो है फ्रैक्चर है, सिर में जो है 16 टांगे हैं, फिर भी उनको डिस्चार्ज कर दिया गया कि मामला ज्यादा तूल न पकड़े। वहां पर तो हमारे आदरणीय पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी ने जो है भारी विरोध दर्ज कराया, तब जाकर के दोबारा से जो है उनको वहां एडमिट किया गया। ये राज्य में कानून व्यवस्था की स्थितियां, मैं ये नहीं कह रहा कि मुख्यमंत्री जी को दर्द नहीं होगा, वो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी दर्द होगा, लेकिन ऐसे दर्द का क्या फायदा जिसका असर धरातल पे नजर ना आ रहा हो, अधिकारी और पुलिस प्रशासन पे जिसका असर नजर ना आ रहा हो। अपराधी तो धड़ल्ले से अपराध कर रहे हैं ना, तो अपराधियों में पुलिस प्रशासन का खौफ क्यों नहीं पैदा हो रहा है, मेरी ये कहना है। और ये कह रहे हैं गिरफ्तारी, अंकिता भंडारी प्रकरण में गिरफ्तारियां हुई, लेकिन वो अपराधी देख जेलर को जेल में पीटने का काम कर रहे हैं, कोर्ट में आते तो अंकिता के पिताजी को धमकाने का काम कर रहे हैं। तो ये क्या है भाई, आप बताइए ना। जब तक मामले में असल दोषी, हमने कहा कि जो है उस प्रकरण का असल दोषी जो बीआई की है वो जनता के सामने नहीं आएगा, क्योंकि उनको पता है जो हमारा संरक्षण दाता है वो तो अभी पर्दे के बाहर हो, तो हमें बचा ही लेगा। तो अपराधियों पर जब तक संपूर्ण कार्रवाई नहीं होगी, इनके हौसले नहीं तोड़े जाएंगे, जब तक इनको संरक्षण देने वालों को भी जो है सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाएगा, तब तक अपराध नहीं रुकेंगे गरिमा जी, मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं। और ये उत्तराखंड अपराधियों की शरण स्थली बन गया है, ये विपक्ष के आरोप नहीं है, आए दिन ताबड़तोड़ होता है। आज हम एक घटना पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पता लग रहा 2 घंटे बाद नई वारदात हो गई, कल जो है नया मुद्दा है। तो कितने मुद्दे जो है इस राज्य में आए दिन आ रहे हैं, ये तो अब गिनना भी मुश्किल हो गया है। राज्य में कानून व्यवस्था की जो दुर्दशा है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। ऐसे नाकारा अधिकारी जो सरकार की नाक कटवा रहे हैं, जो अपराधों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, उनको बिठाए क्यों है आपने इतनी मोटी मोटी तनख्वाह दे करके? उनको बर्खास्त करो, उनको हटाओ भाई, काबिल अधिकारियों को लाइए ना, जो अपराधियों पर नियंत्रण कर सके, जो हमारी बेटियों को सुरक्षा दे सके, जो हमारे कारोबारियों को सुरक्षा दे सके। यहाँ तो आम आदमी अब घर से कैसे निकले, बेटी कैसे पढ़ेगी और कैसे बढ़ेगी गरिमा जी, आप बताइए। एनसीआरबी का डाटा आप उठा करके देख लीजिए, वो कांग्रेस की संस्था तो नहीं है ना, भारत सरकार की संस्था है। 21-22 में 872 बेटियों के साथ रेप उत्तराखंड में, देवभूमि है ये, और 22-23 में 907 बेटियों के साथ रेप जो है उत्तराखंड में, और बेटियों पर अन्य अत्याचार। बिल्कुल, और ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इस पर विस्तार से और बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए मीनाक्षी घड़ियाल जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से, उदित घड़ियाल जी हमारे साथ में, समाज सेवी शिषपाल जी को हमने सुन लिया है, कमलेश रमन जी को हम सुन चुके हैं। चलिए मीनाक्षी जी के साथ में आप शुरुआत कर लेते हैं। मीनाक्षी जी की फिलहाल आवाज नहीं मिल रही है। उदित घड़ियाल जी हमारे साथ में हैं, समाज सेवी हैं, उनको जोड़ लेते हैं। उदित जी, बहुत स्वागत आपका भी के न्यूज़ इंडिया पर। उदित जी, किस तरीके से देख रहे हैं राजनीति अपनी जगह, लेकिन प्रदेश में बहुत बड़ी बात है, मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की बड़ी तारीफ भी कर रही हूँ और मैं उनकी इस बात को जरा भी रही हूँ कि कम से कम वो जिस पार्टी में है वो फिलहाल सत्ता में है, ये होने के बावजूद एक अलग कॉन्फिडेंस, एक अलग जज्बा चाहिए। अपनी ही पार्टी में होने के दौरान ये बात कहना कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, पुलिस का ध्यान उस ओर नहीं है जहां पर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। क्या वैसा ही एटीट्यूड विपक्ष को भी दिखाना चाहिए कि कम से कम सिर्फ राजनीति के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि प्रदेश मजबूत हो, कानून व्यवस्था मजबूत हो, लोग सुरक्षित हो? गरिमा जी, देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जो चिंता है वो बहुत, वो दिख रहा, उनके बात से समझ में आता है कि कुछ मामला ठीक नहीं है। आज ही सुबह फिर दोबारा हरिद्वार में एक चेन स्नैचिंग हुई है ज्वालापुर में, और
उसमें जो बदमाशों ने एक महिला के मोटरसाइकिल में आए, उसमें उन्होंने महिला के गले से चेन छीना और उसके बाद हवा में फायर करते हुए वो निकल गए। ये बहुत बड़ी घटना है, ये छोटी घटना नहीं है। ये उत्तराखंड में हो रहा है कि हवा में फायर करते हुए निकल जाए। देखिए, मेरा मानना ये है गरिमा जी कि मित्र पुलिस कोई शब्द नहीं होता है। ये हमने बहुत गलत एक शब्द का इस्तेमाल करा है पुलिसिंग के लिए। उत्तराखंड में पुलिस सभी अच्छी होती है, पुलिस सब जगह होते हैं, पुलिस दुनिया भर में आप वर्ल्ड में जाएंगे कहीं भी वो सब बड़े शालीनता से बात करते हैं, कोई लट नहीं चलाते हैं। और लेकिन खौफ रहता है, खाकी का जो खौफ है वो हमारे प्रदेश में नहीं है। ये अब से नहीं, मैं बहुत सालों से देख रहा हूं इसको। हमारे परिवार के लोग बहुत सीनियर लेवल पे रहे पुलिस में। चंडीगढ़ में हर चीज का एग्जाम्पल चंडीगढ़ से सेट करता हूँ। चंडीगढ़ में आप कोई भी शराब पी के गाड़ी चलाता दिखा दीजिए, कोई गलत तरीके से गाड़ी चलाता दिखा दीजिए, कोई हाई बीम पे गाड़ी चलाता दिखा दीजिए, वही तो खाकी है। क्या फर्क है उसमें और यहाँ में? एक ही पुलिस है। उनसे बात जब वो करते बड़ी तमीज से बात करते हैं। अगर आपके गाड़ी का नंबर हल्का सा कटा है, गाड़ी को रोकेंगे, आपसे कहेंगे जनाब आपका नंबर कटा हुआ है, अगले चौराहे पे आपका चालान कट जाएगा 1000 रुपए का, 2000 का, आप यहाँ ठीक करा लीजिए। हम मित्र पुलिस क्या होता है? मित्र पुलिस कोई नाहन थोड़ी ना है ना, उनका में पुलिस का खौफ होना चाहिए। इस वक्त अगर जो उत्तराखंड में हो रहा है वो काफी समय से है। लोग जो माफिया जब आता है वो उत्तर प्रदेश से कैसे भाग रहे हैं? कोई कारण होगा ना, वहां से भाग के इधर उधर भाग रहे हैं, दूसरे जिलों में भाग रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तराखंड में आ रहे हैं। हमारी पुलिस को ये देखिए, यहाँ ये एक धार्मिक प्रदेश है। अगर ज्यादातर माने जाएगा, इंडस्ट्रीज तो नीचे है ना, ऊपर जितने आ रहे हैं, अगर उत्तराखंड में 50 लाख लोग आ रहे हैं या 1 करोड़ लोग आ रहे हैं, उसमें ज्यादातर लोग धार्मिक प्रवृत्ति से आ रहे हैं। वो आ रहे हैं 4 धाम के लिए, या जागेश्वर में जा रहे हैं, या आगे आदि कैलाश में जा रहे हैं, या नीम करोली बाबा के आ रहे हैं। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े स्टार्स आ रहे हैं। वो किस लिए आ रहे हैं? हम क्या देना चाह रहे हैं? देखिए, ये जो घटनाएं हो रही है ये बहुत अच्छा नहीं है उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड सब कोई फोन करके पूछ रहा, भाई तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है? डकैतियां हो रही हैं, तुम्हारे यहाँ कुछ ना कुछ कांड हो रहा है। आज हरिद्वार का चेन स्नैचिंग हो गया, ये छोटी घटना नहीं है। और उसके बाद हवा में फायर होना छोटी घटना नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि खाकी का मित्र पुलिस का टैग खत्म होना चाहिए, खाकी का खौफ रहना चाहिए। लेकिन खाकी ये नहीं कि बदतमीजी करे। हर जगह पुलिस है, सब जगह है। दिल्ली में सब डरते हैं, हम लोग डरते हैं। चंडीगढ़ जाते हैं तो बिल्कुल ही गाड़ी बिल्कुल एकदम दुरुस्त चलती है, कोई बदमाशी नहीं होती, किसी टाइप की गुंडई करने की कोई कोशिश नहीं करता, छोटा मोटा हाथापाई चलती है। लेकिन दबंगई दिखाना ऋषिकेश में जो हुआ, देखिए शराब पुलिस को सब मालूम है, पुलिस से कुछ भी नहीं बचा हुआ है। पुलिस के पास सारी इंटेलिजेंस होती है। LIU बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, उसको मालूम है क्या हो रहा है। ऋषिकेश में ऑलरेडी इतनी सारी शराब की दुकानें खुल चुकी हैं या खुलने की कगार पे हैं, और उसके बाद भी अवैध शराब का वहां पर कारोबार चल रहा है। इस प्रदेश को आप धार्मिक रूप से ज्यादा पहचानते हैं दुनिया भर में। कुछ पर्यटन और बाकी धार्मिक पर्यटन, चाहे ऋषिकेश हरिद्वार, हमें बहुत टाइट होना पड़ेगा, पुलिस को बहुत सख्त होना पड़ेगा। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी को विशेष कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी पुलिस वालों के साथ बैठ के। अन्यथा जिस हिसाब से जो पिछले कुछ समय से हो रहा है वो उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा नहीं है, उत्तराखंड का नाम के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, देवभूमि कहते हैं हम, तो पहले ही ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि किस तरीके से, और खासतौर पर पर्यटन स्थल भी है तो बड़ी संख्या में लोग आते हैं, और अगर कानून व्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो एक बहुत गलत मैसेज जो उन पर्यटकों के बीच भी जाएगा और जो लोग भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके बीच में जाएगा, जो उस प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। चलिए आपके पास लौटेंगे। उदित घड़ियाल जी को हम सुन रहे थे। मीनाक्षी घड़ियाल जी हमारे साथ में है, केंद्रीय प्रवक्ता है UKD की ओर से। बहुत स्वागत नाम आपका भी। मीनाक्षी जी, किस तरीके से देख रही हैं आप इस ताज़ा घटना को, क्योंकि लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी अपराध में उत्तराखंड में जो संख्या है वो बढ़ गई हो और काफी ऊपर आ गया है। ऐसा क्यों? आखिर एक तरफ देवभूमि, दूसरी ओर डबल इंजन की आपकी सरकार जिसका दावा BJP करती है और पूरी तरीके से कानून व्यवस्था मजबूत करने की बातें करती है, उस प्रदेश में ये हालात आखिर कैसे और क्यों हो गए? कौन जिम्मेदार है?
देखिए, अब वही बात है कि अगर हम विपक्ष में हैं तो हाँ। अगर हम कुछ कहेंगे तो फिर कहा जाएगा कि विपक्ष में है तो सारी की सारी जो जिम्मेदारियां हैं आप सत्ता पक्ष पे डालोगे। लेकिन आप में ये देखिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मैं नहीं समझती कि वो किसी सत्ता पक्ष में है इसलिए वो ये आवाज उठा रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है कि 70 विधायक जिनको हमने चुन के भेजा है, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि कानून जो राज्य में कानून व्यवस्था है उस पे बात की जाए, उस पे नीतियां बनाई जाए, उस पे देखा जाए कि क्या समस्या है, किस तरह उनको सॉल्व होगा, वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। अभी मैं उनका पर्सनल अपना हित भी समझ सकती हूँ कि आज वो उठा के इस बात को लेके आए हैं, लेकिन ये समस्या आज की नहीं है। उत्तराखंड राज्य जो है बहुत ही संवेदनशील राज्य है। ये संवेदनशील राज्य इसलिए भी है क्योंकि इसकी जो बॉर्डर्स हैं वो चाइना से भी मिलती हैं, और यहाँ का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है आप देखेंगे कि वो काफी डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है कि वहां पे जंगल हैं, पहाड़ हैं, और बहुत मतलब एक आसान जो है आसान स्पेस हो जाता है अपराधियों के लिए छुपने के लिए, क्योंकि हमने कोरोना के टाइम पे भी देखा कई अपराधी जो हैं वो उत्तराखंड की तरफ उत्तर प्रदेश से, जो क्योंकि सटा हुआ प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की तरफ आके यहाँ पे बस गए थे, यहाँ पे आ गए थे ये लोग। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवालिया निशान खड़ा होता है वो पुलिस प्रशासन पे और हमारी पुलिस व्यवस्था पे खड़ा होता है। लेकिन समस्या ये है कि जब न्याय व्यवस्था जो है वो सत्ता के साथ जाके खड़ी हो जाए तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। आप देखेंगे कि आईएसबीटी, देखो समस्या ये है कि अगर कुछ घटना घटती है, जैसे अभी कमलेश जी ने बोला कि हमारी सरकार तुरंत उस पे एक्शन लेती है, तुरंत हम लोग उस पे अपराधी को छोड़ते नहीं हैं, लेकिन दिक्कत तो ये है कि आप ये अपराध होने ही क्यों दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना कि अपराध हो गया तो हम तो सजा दिलवाते हैं, सिर्फ इतना ही काफी नहीं, अपराध पर लगाम कब लगेगी, पुलिस का डर कब होगा, ये बड़ी बात है। जी, आईएसबीटी जैसे अगर मैं इसकी बात करूं कि आईएसबीटी जैसा जो एरिया है वहां पे मुझे ये उम्मीद थी कि अब जो ये घटना हुई है उसके बाद मुख्यमंत्री जी वहां कम से कम दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री जी नहीं, कोई और विधायक आके जो जिनका एरिया है, विनोद चमोली जी आके अगर वहां पे दौरा करते तो उन्हें समझ में आता कि वो आईएसबीटी कितना डेंजरस प्लेस हो गया है। आज की तारीख में आप देखो कि वो जो वहां पे फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे आप लोग देखेंगे कि इस तरह के लोग वहां पे बसे हुए हैं, और वो जो लोग हैं उनके आइडेंटिटी का कुछ पता नहीं है। तो कम से कम मुझे लगता है कि जब ये घटना हो चुकी है तो उस जगह पे जाके दौरा करना चाहिए, वहां पे किस तरह स्थितियों को ठीक किया जा सकता है। आप एक एक करके तो कम से कम शुरू करिए। सिर्फ टीवी पे आके आप बोल देंगे कि हमें लगता है कि समस्या बड़ी है, हमें लगता है अपराध बढ़ रहा है, उसके लिए हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन एक्शन तो जनता को दिख ही नहीं रहा है ना। ऑब्वियसली जनता जो है वो चिंता में रहेगी। जिस तरह की घटनाएं आप देखो, लगातार एक के बाद एक घटनाएं आ रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इस पे कोई एक्शन नहीं है, इसको दुरुस्त करने के लिए कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, यानी सरकार की ओर से मजबूत एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं। कमलेश जी, देखिए आपने पहले भी कहा था कि हमारे कार्यकाल के दौरान दोषियों को बख्शा नहीं जाता, लेकिन पुलिस का डर अगर नहीं होगा, ब्यूरोक्रेसी को लेकर पहले ही बहुत सारे सवाल पिछले कई सालों में उठते चले आए कि ब्यूरोक्रेसी पर लगाम नहीं होती सरकार की, ब्यूरोक्रेट्स अपने मन की करते हैं, तो फिर कैसे मजबूत कानून व्यवस्था होगी जब सरकार और ब्यूरोक्रेसी के बीच में सामंजस्य ही नहीं होगा, पुलिस अधिकारियों के बीच में सामंजस्य नहीं होगा, तो आप कैसे ये मान लेंगे, कैसे इस बात का दावा कर देंगे और जनता के बीच में कैसे ये बातें कहेंगे कि हम कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे, हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे? जी बिल्कुल, आपका सवाल भी वाजिब है, और हमारे जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं इन्होंने सबने जो बातें करी हैं, मुझे लगता है मैं एक एक करके उन बातों का जवाब दूं। अभी हमारी मीनाक्षी बहन ने कहा, बहुत अच्छी चीजें उन्होंने कही। विपक्ष में होना और फिर एक अच्छी सकारात्मक सोच के साथ में बात करना, मुझे लगता है कि डिबेट का बहुत अच्छा हिस्सा होता है। इन्होंने जिस तरीके से कहा, तो मैं थोड़ा मीनाक्षी जी को बताना चाहती हूँ कि वहाँ चमोली जी भी गए और वहां पर तमाम जो वो लोग हैं वो जा रहे हैं। ये बात है कि सोशल मीडिया पे उन चीजों को बार बार उठा करके नहीं दिखा जा रहा, लेकिन विनोद चमोली जी गए, बकायदा उन्होंने वहां पे सारी चीजों को देखा, और वहां की जो जांच चल रही है वो भी इंटरनल जांच चल रही है कि किस प्रकार से कैसे। मैं उसी क्षेत्र में रहती हूँ और आज भी आईएसबीटी की स्थिति वही है जो बिल्कुल 13 अगस्त से पहले की थी। चमोली जी वहां पर गए और उन्होंने बकायदा वहां पर जाकर के सब लोगों से बातचीत भी करी कि कहाँ कैसे कैसे ये सारी चीजें हुई है, क्योंकि एक विधायक है, जनप्रतिनिधि है, और उनका वाकई पूरा दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। 70 के 70 जो हमारे विधायक है उनका वाकई कर्तव्य बनता है कि जो हमारे विधायक है वो अपने क्षेत्रों की उन चीजों की ओर भी ध्यान दे जहां पर इस तरह के ये
जो है घटनाएं घटती है, या ये इस तरह की जो जो है बलात्कार जैसे इमेज हो जाती है, या चोरी हो जाती है, या महिलाओं के साथ रेप हो जाते हैं, या उनके साथ छेड़छाड़ के आरोप लग जाते हैं, या भ्रष्टाचार हो जाते हैं, तमाम ऐसी चीजें विधायकों को भी इनके ऊपर और नजर रखने की आवश्यकता है। और अभी जो आपने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स में और सरकार में सामंजस्य नहीं है, मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स और सरकार में बेहतर सामंजस्य है। इसीलिए कल मुख्यमंत्री जी ने एक मजबूत दिशा निर्देश देने का काम प्रशासन को करा है। उनको कहा है कि अगर इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा अगर पाई जाती है तो जो संबंधित उस क्षेत्र का थाना अध्यक्ष हो, चाहे वहां का जो और बड़ा सीनियर कोई भी अधिकारी हो, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। अब जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, अभी हमारे शिषपाल भाई जी भी कह रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि लगातार घट रही है। हाँ, वाकई लगातार घट रही है, और मैं इस चीज को चैनल पे बैठ के एक्सेप्ट करती हूँ कि ये जो चीजें एकदम से इतनी सारी घट रही है, एक के बाद जो घटनाएं घटती जा रही है, चली जा रही है, लेकिन शिषपाल जी एक चीज को भूल गए। आरोप आपने लगाया, ठीक है, घटनाएं घट रही है, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ इस चीज की। क्या ये चीजें कांग्रेस के समय पे नहीं होती थी? क्या उस समय एक सीरियल वाइज अगर ये कहे तो मैं नाम भी बता दूं, अभी गिन के बता दूं कहाँ की वो घटनाएं हैं जो उस वक्त भी हुई थी, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, चाहे उसमें नरेंद्र सिंह जी की सरकार हो, चाहे हरीश रावत जी की सरकार हो, चाहे उसमें नारी निकेतन की घटना हो, पलटन बाजार की घटना हो, चक्रोता रोड की हो, राजपुर की हो। तो कांग्रेस के वक्त पे जो होता था, क्या बीजेपी में वही करेगी? सुनिए नहीं करूंगी कि मैं क्या कांग्रेस के वक्त पे जो होता था कमलेश जी, बीजेपी वही करने के लिए सत्ता में आई है? आप तो ये कहते थे कि 70 साल से ये हो रहा था, अब हम नहीं होने देंगे। अब आप क्यों याद दिला रहे हैं जनता को कि कांग्रेस के वक्त में क्या होता था? नहीं, देखिए, मैंने इसीलिए बोला कि मैं नहीं चाहती कि मैं पिछली चीजों को, जो आज हो रहा है उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, सरकार क्या सुधार कर सकती है, पुलिस प्रशासन क्या सुधार कर सकता है, इस पे हमें ज्यादा बेहतर सोचना है। आरोप और प्रत्यारोप लगाने का वक्त दूसरा है, क्योंकि इस वक्त हमारी बहन बेटियों का सवाल है, इस वक्त हमारे प्रदेश की जो इज्जत है, जो इस समय सामंजस्य एक दूसरे के साथ बैठाने वाला, ये क्या बड़ा सवाल है, ये गंभीर सवाल है कि जो हमारी बहनों के साथ इस तरह के लोग आकर के, अभी आपने कहा कि जो लोग हैं वहां पर अभी ISBT के पास जो लोग पढ़े, मीनाक्षी जी ने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि उनका सत्यापन या उन लोगों का पता ही नहीं है कि वो कौन लोग हैं। तो इसीलिए पुष्कर सिंह धामी जी ने वो निर्णय लिया कि हम लोग उन लोगों का सत्यापन करते हैं जो लोग यहाँ बाहर एंट्री करते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, यहाँ रहते हैं, रोजगार करते हैं, या इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर के अन्य प्रदेशों में चले जाते हैं। तो इसलिए ये सत्यापन होना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए विपक्ष ने इतना हल्ला उस वक्त मचाया था कि सत्यापन से हमारे लोगों का शोषण हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार प्रदेश में सत्यापन भी हो जाने देना चाहिए, और जो हमारी सीमाओं में आकर के जो लोग वहां से आते हैं, वहां पर एंट्री पर भी उन लोगों के ऊपर उनकी जांच होनी चाहिए कि वो किस तरह के लोग हैं जो हमारे प्रदेश के अंदर एंट्री करने का काम करते हैं। क्योंकि हमारे भाई ने अभी कहा कि हमारा प्रदेश एक धर्म स्थली प्रदेश है, यहाँ पर अन्य प्रदेशों से लोग आते हैं, यात्रा के दौरान आते हैं, हमारे धामों के दर्शन करने के लिए आते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, जागेश्वर धाम, कैंची धाम, बद्रीनाथ, केदार धाम, क्योंकि सारे धाम हमारे इस प्रदेश के अंदर है, और यहाँ से मैसेज गलत नहीं जाना चाहिए। मैं समझती हूँ कि हम सबका ये कर्तव्य बनता है एक नागरिक होने के नाते कि इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, इन सब में हमें मिलकर के एक ऐसा कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। और पुष्कर सिंह धामी जी से हम स्वयं इस चीज के लिए आग्रह भी कर रहे हैं, और वो बना रहे हैं, और बहुत जल्दी आपको दिखेगा कि पुष्कर सिंह धामी जी एक ऐसा निर्णय लेकर के आ रहे हैं, एक ऐसा कानून लेकर के आ रहे हैं कि वाकई लगेगा कि नजीर पे तो इस प्रदेश के लिए कि वाकई कुछ अच्छा कानून बना है, और जिसके चलते जो लोग क्या किसी कानून की कमी है क्या? काम करते हैं उसमें कम से कम पुनरावृत्ति ना हो, ये मुझे पूरा भरोसा है। चलिए ठीक है, कमलेश जी लौटेंगे आपके पास में। शिषपाल जी कुछ कह रहे थे। शिषपाल जी, क्या किसी कानून की कमी है? अभी जैसे कमलेश जी कह रहे थे कि नया कानून बना रहे हैं, मतलब मुझे लगता है हर एक चीज के लिए सख्त कानून है, बस उसका पालन करवाने की जरूरत है। बिल्कुल मीनाक्षी, मैं गरिमा जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देश में संविधान है, देश में कानून का राज है, और निश्चित तौर पर मनसा होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि कानून का पालन प्रॉपर तरीके से हो, कर्तव्य का पालन प्रॉपर तरीके से हो। क्यों कर्तव्य पालन में लापरवाही होती है, इसीलिए जो है अपराध हो रहे हैं, और अपराधों की झड़ी लगी हुई है, एक के बाद एक अपराध हो रहे हैं। और भाजपा की प्रमुखता कह रही थी कि साहब कांग्रेस के जमाने में भी अपराध होते थे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उस समय भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की जिम्मेदारी निभाई होगी, और उन्होंने मामलों को उस समय पुरजोर तरीके से उठाया होगा। लेकिन 7 साल से प्रचंड बहुमत की सरकार आपकी है, आप अपनी जिम्मेदारी से मतलब पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको तो हर समस्या की जड़ में नेहरू जी जिम्मेदार नजर आते हैं, तो इस समस्या का तो इलाज मेरे पास है नहीं, क्योंकि आप अपनी गलती स्वीकारते नहीं है, इसीलिए अधिकारियों के हौसले बुलंद है।
कि हम चाहे जितनी लापरवाही कर ले, जितनी गलतियां कर ले, भारतीय जनता पार्टी इसे स्वीकारेगी नहीं और जो है अपराधी अपराध करेंगे और अधिकारी अपनी लापरवाही बरतते रहेंगे। अगर कमलेश जी ऐसे नहीं, कमलेश जी ऐसे नहीं, बीच में नहीं, देखिए एक साथ नहीं, प्लीज कमलेश जी मैं आऊंगी तब बोलिएगा। बेशर्मी से बयान न देते कि वीआईपी कोई नहीं है, वीआईपी है। कमलेश जी आपस में बहस नहीं करनी है कमलेश जी लेकिन आपस में बहस नहीं कर रही है। अभी आप बोल रही थी तो वो बीच में नहीं बोल रहे थे ना, प्लीज शांत हो जाइए। कमलेश जी प्लीज शांत हो जाइए। शीशपाल जी आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए। कमलेश जी आपको सुनाई नहीं दे रहा है? जब उसकी शिकायत हुई तो अरे कमलेश जी शांत हो जाइए प्लीज। शीशपाल जी आप बोले जल्दी से कंप्लीट करें, उसके बाद मैं मीनाक्षी जी के पास में जाऊंगी। हाँ देखिए गरिमा जी, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए पुलिस और सरकार अपनी पीठ इसलिए थपथपाती है कि अपराध होने के बाद सब हमने अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली, लेकिन मामले में किस तरीके से लीपापोती होती है उसके मैं 2 उदाहरण आपको देना चाहूंगा। अंकिता भंडारी प्रकरण में वीआईपी कौन है, ये भी आज जो है कौन बनेगा करोड़पति के 7 करोड़ वाला सवाल है, लेकिन कैबिनेट मंत्री सदन में खड़े होकर देते हैं कि कोई वीआईपी नहीं है, एक कमरा वीआईपी है। पुलिस के अधिकारी भी उसी तरह से बयान देते हैं, तो अधिकारियों के हौसले जो है अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अभी पिछले महीने यहाँ देहरादून में प्रतिष्ठित संस्थान है आनंदम, जो है पूरे देश में उसकी चयन है, उसके बाथरूम में हिडन कैमरा छुपा मिला, महिला बाथरूम में। पुलिस के आला अधिकारी का बयान क्या है कि नहीं जी, वो तो संस्थान के स्वामी ने चूहों की निगरानी के लिए कैमरा लगाया था। आप समझ लीजिए किस तरीके से अपराधियों को किस तरीके से अपराधियों को आप किस तरीके से अधिकारियों जो है क्लीन चिट दे रहे हैं, ये जनता भी समझ रही है, ये जनता भी समझती है, मातृशक्ति भी समझती है। हमारे प्रदेश की मातृशक्ति जागरूक है। कमलेश जी लगातार प्रदर्शन कर रही है, सरकार को चेतना जगा रही है। आपकी गूंजी कह रही सरकार अगर समझ नहीं रही है, नहीं कमलेश जी और शिशपाल जी आप लोग आपस में डिबेट करने के लिए आए हैं क्या? कमलेश जी देखिए प्लीज, डिबेट में बैठने के कुछ नियम होते हैं कि कम से कम आपस में, बाकी लोग भी मेहमान आए हुए हैं, ये भी यहाँ पर बोलने के लिए बुलाए गए ना, आप लोग आपस में डिबेट करेंगे। और कमलेश जी मैंने आपको बताया ना कि जब मैं आपके पास हूँ सिर्फ तब बोलिए, ऐसे फिर वक्त बर्बाद होता है। प्लीज आप लोग इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। मीनाक्षी जी के पास चलते हैं। हो गया शिशपाल जी, अब हो गया, प्लीज आप भी देखिए एक साथ सवाल पूछिए, एक साथ काउंटर करिए प्लीज। अभी हो गया, बीच में कोई नहीं बोलेगा। कमलेश जी आप शांत हो जाइए प्लीज, बहुत हो गया। आप मीनाक्षी जी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के वक्त में तो इतने अपराध होते थे, और यही कहकर ये सत्ता में आए कि सर 70 सालों का ये रट्टा लगाते लगाते बीजेपी ये कहती रह गई कि 70 सालों से ये हो रहा था, वो हो रहा था, अब इनको फिर उसके बाद भी यही कराना है। जी देखिए, आपको 3 घटनाओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। हाँ। एक घटना है बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार होने पर सड़कों पर उतरी महिलाएं, जब हिंदुओं को बचाओ वाला बोर्ड लेके सड़कों पर उतरी थी। एक घटना थी जो बंगाल में डॉक्टर बेटी के साथ रेप की घटना और हत्या की घटना हुई, वहां बंगाल में हंगामा। और तीसरी घटना मैं आपको बता दूं, अंकिता भंडारी ले लीजिए या आईएसबीटी पे हुआ बेटी के साथ रेप की घटना ले लीजिए। अब इनमें आप खुद ही कंपेयर करके देख सकते हैं कि हमारी महिलाएं कहां, किस मुद्दे को लेकर सड़कों पर थी। हम बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर तो बहुत चिंतित थे, लेकिन अपने क्षेत्र में हो रही, अपने उत्तराखंड प्रदेश में हो रही घटनाओं को लेके हमारे मुंह पे ताले पड़ जाते हैं, हमारी आंखों पे पट्टियां बंध जाती हैं। वो घटनाएं हमें घटना नहीं लगती, वो बेटियों की मौत हमें मौत नहीं लगती है। तो ये जो है ना, सबसे बड़ा सवाल जो है, मुझे लगता है मैं तो उन मातृशक्तियों से पूछना चाहती हूँ जो मातृशक्ति इन घटनाओं को लेके आंख बंद करके बैठ जाती हैं। आखिर ऐसा क्या समझाया जाता है कि महिला होने का दर्द भी नहीं समझ पा रही है? देखिए, मैं सबसे पहले एक महिला हूं, चाहे कोई भी है, हमें जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगी ना, हम लोग कोशिश नहीं करेंगे कि इस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित होनी चाहिए, इस प्रदेश में जो नीतियां बननी चाहिए वो महिलाओं के हिसाब से बननी चाहिए।
क्योंकि देखिए मैं मानती हूँ कि पहले जो है महिलाएं जो थी, लड़कियां जो थी, वो बाहर कम निकलती थी, तो प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट होता था वो पुरुषों के अकॉर्डिंग होता था। लेकिन आज की तारीख में महिलाएं बाहर भी निकल रही हैं, नौकरियां भी कर रही है, तो आज का इंफ्रास्ट्रक्चर महिलाओं के हिसाब से बनाना पड़ेगा। देखिए बहुत बड़ी कई ऐसी समस्याएं हैं जिन पे हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम स्मार्ट सिटी बोल रहे हैं, लेकिन हमारे पास महिलाओं को लेके कोई स्मार्ट शौचालय नहीं है जगह जगह पे। आप देहरादून में देख लीजिए कितने शौचालय हैं। तो ये संवेदनशीलता जो सरकार बात करती है ना, तो संवेदनशील होके महिलाओं को लेके सोचना पड़ेगा, तभी यहाँ पे जो अपराध हैं वो कम हो पाएंगे। और कम से कम महिलाओं को तो कम से कम ये चीजें सोचनी ही पड़ेंगी। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ में समाज सेवी हैं उदित घड़ियाल जी, उनका रुख कर लेते हैं। उदित जी बहुत स्वागत आपका भी। उदित जी, आपने पहले भी कहा कि देखिए बहुत सारी दिक्कतें हैं जो अभी भी लोगों के सामने हैं, और वैसे ही मुद्दे जो पहले थे जस के तस बने हुए हैं। ये 70 सालों वाली बात आज निकल कर सामने आई कि भाई बीजेपी तो ये कहती थी, अभी कमलेश जी भी उसी राह पर आ गई कि कांग्रेस के वक्त में तो इतना अपराध था, अब कम हो गया है। तो ये वाला एटीट्यूड अगर सरकारें रखेंगी, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही, मैं ऐसा नहीं कांग्रेस दूध की धुली है, लेकिन क्योंकि बीजेपी यही कहते हुए सत्ता में आई थी, यही कहकर आपने जनता का विश्वास जीता था, वोट जीते थे कि भाई इन्होंने तो इतना अपराध किया, हम कम कर देंगे, तो फिर उस बयान के बाद अपराध का आंकड़ा जो है वो बढ़ा कैसे, ये बड़ा सवाल है। और प्रदेश में ही छेड़छाड़ के मामले हो, या जिस तरीके से अभी हाल ही में बस में एक बच्चे के साथ में रेप की घटना सामने आई थी, तो डकैती खुलेआम दिन दहाड़े हो रही है। आपके खुद पूर्व मुख्यमंत्री जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो ये सब ठीक है क्या? ये बहुत चिंतनीय है, खास तौर से एक छोटे से प्रदेश के लिए, उत्तराखंड, जिसकी आबादी करीब 1.25 करोड़ के करीब की है आबादी, और बटी हुई आबादी चारों तरफ। ये देखिए, हम बड़ी इन्वेस्टर समिट्स हो रही है, हम लोग बड़े बड़े लोगों को इनवाइट करना चाह रहे हैं, हम टूरिस्ट को चाह रहे हैं आए, हम धार्मिक टूरिस्ट को चाह रहे हैं आए, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो सुरक्षा है वो केवल और केवल पुलिस के हाथ में होती है और किसी के हाथ में नहीं होती। पुलिस का अगर खौफ है, मैंने फिर कहा आपसे, मैं फिर दोबारा कहूंगा, पुलिस का खौफ रहना चाहिए, खाकी का खौफ रहना चाहिए। ये नहीं कि खाकी प्रताड़ित करे किसी को, लेकिन खाकी खौफ बहुत है। एक छोटा एग्जाम्पल है चंडीगढ़, बहुत छोटा शहर जो मैं अभी पहले भी बोला था। एक मेट्रो स्टेशन है, उसमें करीब 40 लाख लोग चलते हैं एक दिन में, कोई थूकता नहीं है, कोई पीक की थूक नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। वो कैसे मैनेज हो रहा है? वो खौफ है, वो सिस्टम का खौफ है। देखिए, ये युवा प्रदेश, अब युवा का तो 24 साल का हो गया, इसका जब ग्रोथ हुई तो इसके साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट होती हैं। सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, सबका ध्यान सुरक्षा की ओर होना चाहिए, प्राथमिकता। ड्रग्स बहुत तेजी से फैल रहे हैं उत्तराखंड में, बहुत चिंतनीय है। लिकर, शराब जो अलग आ रही है, अलग अलग प्रदेशों से आ रही है, इस सब का मेरा मानना यह है, पुलिसिंग, अगर पुलिसिंग सही, देखिए सारी चीज कानून बने हुए हैं, कानून में कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, और हार्डकोर इम्प्लीमेंटेशन। आज जो चेन स्नैचिंग हुई है हरिद्वार में और फायर करा गया है, इसमें त्वरित होना चाहिए था कार्रवाई, और उनको पकड़ के फौरन अंदर करके, उनका जो भी हो उससे धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, किस धर्म का है, किस जाति का है, उसका नाम और उसका चेहरा पब्लिक के बीच में आना चाहिए। आज भी एक घटना कोई हुई, अभी शर्मनाक घटना हुई अभी थोड़ी देर पहले कहीं उधम सिंह नगर में। देखिए, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिसको पुलिस नहीं रोक सकती। वो अब किसी ने अगर चाकू लिया और उसके मन में क्रोध है तो मारेगा, लेकिन जो जनरल पब्लिक की घटनाएं होती हैं, अब ये डकैती, दिनदहाड़े डकैती जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो पता है ना डकैतों को कोई डर नहीं है, पुलिस महकमे का डर होता और सही तरीके की गश्त होती तो क्या ऐसा हो पाता? जी जी गरिमा जी, देखिए, पुलिस महकमे का डर होता तो जो दिन दहाड़े डकैती की घटनाएं हो रही हैं, जुलूस का जो मामला अभी उत्तराखंड से सामने आया, क्या ऐसा हो पाता? डकैती तो बहुत बड़ी त्रिभुवनदास ज्वेलरी में हुई थी बहुत साल पहले, लेकिन वो कितनी, उसके ऊपर तो फिल्म बनी, उसमें तो सीबीआई के रूप में आए, लेकिन यहाँ पर तो डकैत आए सीधा, कोई पेपर स्प्रे मार रहा है, कोई इनके तो हरिद्वार वालों के तो मुंह पे नकाब भी नहीं थे, शायद चेहरे भी शायद पहचान में आ रहे थे। हमारी पुलिसिंग, बहुत छोटा सा प्रदेश है,
अगर जरा खौफ, देखिए मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, खौफ नहीं है इस प्रदेश में पुलिस का, इसलिए कोई भी आके बदतमीजी कर रहा है। मसूरी के अंदर देखिए, नैनीताल के अंदर देखिए, अरे हिम्मत देखिए इनकी कि ये लोग हमारे उत्तराखंड के पुलिस वालों को भी पीट दे रहे हैं। अभी ऋषिकेश में कोई घटना हुई थी, उसमें उन्होंने मार दिया। ये कैसे हो सकता है? मित्र पुलिस कोई पुलिस नहीं है, कोई पुलिस पूरी दुनिया में नहीं होती। अच्छा बर्ताव करे पुलिस, ठीक है, लेकिन पुलिस का खौफ, गाड़ी 2 मिनट नहीं खड़ी होनी चाहिए। यही खाकी है जो कि मेट्रो में मैनेज कर रही है, यही खाकी है जो कि चंडीगढ़ में मैनेज कर रही है और अच्छे शहरों में मैनेज कर रही है। तो हमारे लिए बहुत छोटा सा है मुद्दा। यात्री आ रहे हैं, इनकम आ रही है, सबकी इनकम जनरेशन है यही इन्हीं के लोगों के माध्यम से। अगर ये नहीं आएंगे, ये डर जाएंगे, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, डर अगर होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, ये बिल्कुल ठीक बात है। कमलेश जी के पास एक बार फिर से छोटी सी अंतिम प्रतिक्रिया लेते हैं कमलेश जी से। कमलेश जी, आपकी पार्टी सत्ता पक्ष में है और हर किसी को उम्मीद यहाँ पर यही है, क्योंकि ये सभी अलग अलग दलों से हो सकते हैं। शिषपाल जी कांग्रेस के प्रवक्ता हो सकते हैं, लेकिन निवासी उत्तराखंड के ही हैं, तो वो जो कनेक्शन है, कोई भी मीनाक्षी जी हो, उदित जी हो, ये सब उत्तराखंड के वासी और ये चाहते हैं कि उत्तराखंड अपराध मुक्त प्रदेश बने, जिसका दावा आपकी से किया जाता है। तो क्या आश्वासन, क्या भरोसा आप जनता को दिलाएंगी? कि हमने जब ये उत्तराखंड लिया था, महिलाओं के बलिदान पे ये उत्तराखंड मिला है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सुरक्षा और ज्यादा बढ़नी चाहिए। यहाँ पे महिलाओं को और सुरक्षा मिलनी चाहिए। उनकी दृष्टि से महिलाओं के लिए और कड़े कानून बनने चाहिए। और पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार बहुत जल्दी एक महिलाओं की सुरक्षा पर एक कड़ा कानून लेकर के आने वाली है। बहुत जल्दी आपको दिखेगा कि जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार या इस तरह के जो क्रम होने का काम हो रहा है, उन पर रोक लगने का काम होगा। मुझे लगता है हम सबको मिलकर के महिलाओं की सुरक्षा के हेतु बैठ करके सामंजस्य से बिठा करके उस कानून की ओर हमें आपस में सामंजस्य से बिठाना चाहिए कि वो ऐसा कौन सा कानून है जिसमें ऐसे लोगों को सजा देने का प्रावधान हो जो लोग इस तरह की महिलाओं के साथ घटना का काम करते हैं, कृत्य करने का काम करते हैं। तो ये हम सबका कर्तव्य बनता है इस उत्तराखंड को साफ स्वच्छ रखने का। धर्म स्थली है हमारी। जब कोई प्रदेश में आता है तो अपने प्रदेश में एक संदेश भी लेकर के जाता है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ऐसा एक कानून, एक ऐसा नजीर यहाँ पर पेश होगा पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। सरकार बेहतर काम करेगी। और जितने भी हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं इन सब की बात से इत्तेफाक रखती हूँ। गलत मैं किसी को नहीं कहती हूँ, क्योंकि ये घटनाएं घट रही तो वाकई महिलाओं की सुरक्षा का मामला है। उत्तराखंड तो शांत प्रिय प्रदेश है। अगर इसमें इस तरह की अशांति होगी तो वाजिब सी बात है कि सवाल भी उठेंगे, उनका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। और क्योंकि अगर कुछ गलती भी होती है तो देखो, मानने में कोई हमें हर्ज नहीं है कि हम अपनी गलतियों को ना माने। तो इसलिए महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। ठीक है, ठीक है। देखिए, आप कह रही है कि कानून व्यवस्था मजबूत करना और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित कराएंगे, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। और उम्मीद भी हम यही करते हैं कि जो सत्ता में पार्टी है वो कम से कम अपराध मुक्त प्रदेश तो बनाए और जो कानून व्यवस्था है वो मजबूत हो। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जोड़ने के लिए, अहम बातचीत के लिए। तो देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे प्रदेश की चरमराती कानून व्यवस्था को लेकर। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।